हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति और रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी से रिलेटेड आईआईटी मेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज का वीडियो आईआईटी मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। मैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेसिस पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है तो ऑलरेडी मैंने 6 से 7 वीडियो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड मैंने अपलोड किया है। आप वहाँ पर सर्च करके उसको डिटेल समझ सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी मेंस के कुछ क्वेश्चन। जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको कुछ हेल्प मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data a set is the 90 second, 91 second, 92 second and 95 second. If the minimum division in the measuring clock is the 1 second, यानी आपका जो रिस्ट वॉच है वो मिनिमम उसका जो लिस्ट काउंट है, यानी मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है 1 सेकेंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। ये 4 ऑप्शन में से एक, कोई भी एक होगा। इसको हमको करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो भी डेटा हमको अवेलेबल होता है, जैसे इसमें 4 बार किया गया है, हमको टाइम पीरियड निकालना है किसी का सिंपल पेंडुलम का, तो रिपोर्टेड मीन टाइम, तो उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए 4, फर्स्ट में कितना है उसका 90 सेकंड है, 90 सेकंड ऑब्जर्वेशन 91 सेकंड, 92, 95, इस बेसिस पे, और उसका लिस्ट काउंट भी दिया 1 सेकंड। इस बेसिस पे हमको रिपोर्टेड मीन टाइम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको मीन टाइम कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू या अर्थमेटिक मीन, या इसी को अपन बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्योंकि टाइम पीरियड का निकाल रहा है तो टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी एम भी लिख सकते हैं, या सिंपली टी एवरेज, या टी जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन किया उसको नोट करिए। कितने ऑब्जर्वेशन किया आपने? फर्स्ट 90 सेकेंड का है, फिर सेकेंड कितना है 91, फिर उसके बाद 92 प्लस 95, 4 ऑब्जर्वेशन किया तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये निकल जाएगा मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए 9, ये हो गया 36, और ये हो गया आपका 8, 368 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 4 9 जो 36 और ये 2, इतना सेकेंड है। एवरेज टाइम कितना है? द मीन वैल्यू और अर्थमेटिक वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड इज द 92 सेकेंड। तो ये तो निकल गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये जो मीन वैल्यू आया है, इस मीन वैल्यू का हर ऑब्जर्वेशन के साथ कितना डेविएशन है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब सेकेंड क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का? तो फर्स्ट का हम पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। पहला मीन वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर। कैसे? तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T1। ये कैसे निकालते हैं? मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो भी डेविएशन। तो मीन वैल्यू कितना आपका है 92 माइनस 90, तो ये आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। द एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये आपका T माइनस T2, और ये आपका हुआ 92, और ये 91 से माइनस करिए, ये मॉड लगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में लेंगे। ये 91 है और ये मॉड, तो ये हो गया 1 सेकेंड। फिर एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन इज T माइनस T2 इक्वल्स टू 92 माइनस, ये हो गया 92, तो ये आपका 0 आ गया। फिर एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये होगा T माइनस T2 है, ये 3 है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 4, ओके। तो ये हो गया 92 माइनस
T4 कितना 95, तो ये आपका आएगा -3 और ये होगा 3, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही लिया जाता है। तो आपने क्या निकाल लिया? एब्सोल्यूट एरर। अब थर्ड हमको निकालना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी जितना भी आपका डेविएशन आया हर ऑब्जर्वेशन से मीन वैल्यू का, उन सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, तो ये होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा T इक्वल्स टू ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस ये 3 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका हो गया 4 6, तो 6/4 ये 3/2 हो गया और ये हो गया 1.5। तो फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर है 1.5 और टी कितना आ गया आपका 92, टी आपका 92, ठीक है। तो और परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? परसेंटेज एरर ये आ जाएगा 1.5/92 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 1.63। तो स्टूडेंट क्या करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। आपको 4 डेटा अवेलेबल है, इस डेटा का एवरेज वैल्यू निकालोगे और जो एवरेज वैल्यू हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से कितना डेविएट हो रहा है, यानी उसका एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, उनका मीन निकालोगे, तो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई करोगे इतना आया। इसको रिपोर्टेड मीन टाइम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस इन प्रॉपर फॉर्म, ये हो जाएगा आपका, कैसे लिखते हैं? रिपोर्टेड मीन। रिपोर्टेड मीन उसका होगा मीन वैल्यू प्लस डेल्टा टी। ये फ्रैक्शनल में भी हो सकता है और यहां परसेंटेज में लिखना होगा। अपन किस में लिख रहे हैं? परसेंटेज में। तो ये हो जाएगा टी, मीन वैल्यू आपका हो गया 92, फिर प्लस माइनस यहां पर कितना है 1.63। लेकिन आपको स्टूडेंट मालूम है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी जिसके थ्रू हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, उसका जो मिनिमम जो वैल्यू, लीस्ट वैल्यू जिसको वो मेजर कर सकता है 1 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड उसका लीस्ट वैल्यू है। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगा ये 1.63 नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा 92 प्लस माइनस 2, ये इसका सही आंसर होगा। 1.63 भी दिया रहेगा, लेकिन आप किस में लिखोगे? 2 में लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है 1 है, या तो 1 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड होगा, ऐसा उसके बीच के वैल्यू नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो 1 सेकेंड तक ही मेजर कर सकता है, उससे मिनिमम वैल्यू को नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो 2015 में आया था IIT मेंस में। तो ये क्वेश्चन आपको किससे रिलेटेड है? इस टाइप के, जिसमें आपको मीन निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर फ्रैक्शनल एरर, और फाइनली क्या निकालोगे? परसेंटेज एरर। और उसको कैसे लिखा जाता है? लिखने का तरीका है कि मीन वैल्यू और प्लस यहां पर जो भी लिखोगे, या तो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखोगे या तो परसेंटेज वैल्यू। तो फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर लिखोगे तो इसको डिवाइड कर दोगे, 63 आया, ठीक है।
और इसका जो मीन वैल्यू कितना, इसका जो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा टी, वो होगा 2%। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना, क्या हमें क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन अ सिंपल पेंडुलम, दोनों पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टी इज इक्वल टू 2π√L/G, ये तो उसका फार्मूला हुआ। मेजर्ड वैल्यू ऑफ द L इज द 20 cm, known to the 1 mm accuracy, and time for the 100 oscillation of pendulum is found to be the 19 सेकेंड। यानी 100 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको 90 सेकेंड का टाइम मिलता है। तो इसके थ्रू हम टाइम पीरियड निकालेंगे यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड। यानी जो रिस्ट वॉच है हमारे पास, उसका जो लीस्ट काउंट है, जो मिनिमम कितना वैल्यू वो काउंट कर सकता है, वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड द रेजोल्यूशन, द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द जी, ये निकालना। देखिए इसको करके दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लिखिए, वी नो दैट T इज इक्वल टू 2π√L/G, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करिए आप, तो ये हो जाएगा 4π²L/G। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब मैं G की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो ये होगा 4π²L/G। ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसको लिखेंगे नहीं, तो हम लिखेंगे फाइनली जो भी वेरिएबल है वो आपका L और यहाँ पर T² होगा स्टूडेंट्स, ये होगा T²। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो जो भी वेरिएबल होगा L और T² होगा, तो G इज इक्वल टू L/T²। अब लिख रहा हूँ परसेंटेज एरर इन G, तो ΔG/G इंटू 100, और ये हो जाएगा ΔL मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ एंड मीन लेंथ, प्लस एक्सपोनेंट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ΔT/T। अब इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे निकालोगे। हाँ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको देख लीजिए आप। इसका मीन वैल्यू दिया है, L इक्वल टू दिया 20.0 सेंटीमीटर इज गिवन। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी कितना है, 1 mm, एंड ΔL दिया है 1 mm। इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको T निकालना है और ΔT निकालना है। तो T कैसे निकालेंगे, क्योंकि 100 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 100 ऑसिलेशन 90 सेकेंड लग रहा है। तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा उसको, 90/100, और 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो T निकल गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम इसका ΔT निकालते हैं। ΔT कैसे निकलता है, इसकी जो एक्यूरेसी है या रेजोल्यूशन कितना है, 1 है, और कितने ऑसिलेशन कर रहा है, 100 नंबर ऑफ, ये इसका ΔT निकल गया। तो ΔT/T, तो ΔT/T कितना हो जाएगा, ΔT है आपका 1/100 एंड T कितना है आपका 90/100। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ΔT/T कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 100/90। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1/90 आ जाएगा ΔT/T। लेंथ के बारे में क्या है कि फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, ये आपका होगा फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। तो ये आपका होगा कितना, ΔL कितना है 1 mm, तो सेंटीमीटर में 0.1 cm हो जाएगा, और ये आपका होगा 1 cm, और उसके बाद 20 cm, 2.0 cm। तो फाइनली आएगा 1/200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू आ गई, तो मुझे यही वैल्यू यहाँ रखना है, तो रख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आंसर आएगा, देखिए ये आंसर होगा आपका फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये स्मॉल g,
डेल एल अपॉन एल ये हो गया 1 हाफ, इसको 1 हाफ तो लिख लो, पहले फॉर्मूला ही लिख लो, डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल टी अपॉन टी इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल एल कहाँ है, डेल एल अपॉन एल ये हो गया 1 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी 1 अपॉन 90, 1 अपॉन 90 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 बाई, ये हो गया आपका 0.5 हो गया, प्लस ये जीरो कैंसिल हो गया इससे, ये हो गया 20 बाई 9, तो ये हो गया 0.5 प्लस माइनस 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, तो ये हो जाएगा 2.2 एंड 0.5, ये हो गया 7, 2.7। तो ये आपका आंसर जो आ रहा है, इसको मिटा देते हैं, ये आपका आ रहा है। तो फ्रैक्शनल एरर इन जी ये आपका होगा डेल जी अपॉन जी इंटू 100, ये हो जाए आपका मीन टाइम कितना है इसका, मीन टाइम, अच्छा परसेंटेज एरर निकालना है, तो 0.5 प्लस 2.2 तो 2.7, और ये चूंकि इसका रेजोल्यूशन जो है, इसका जो लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो ये इसके 2.7 से ज़्यादा यानी ये आएगा 3%। तो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, और ये 2 क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड है किससे, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के बाद आपका आता है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, अप टू जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन किया, उन सभी का एवरेज निकालोगे तो आएगा मीन एवरेज वैल्यू, और उसके बाद फ्रैक्शनल एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर, और रिपोर्टेड जो मीन होगा, ये जो फाइनली आंसर लिखा जाएगा उसको कैसे लिखा जाता है, पहले हम मीन वैल्यू लिखते हैं, मीन वैल्यू के बाद आपका क्या आता है फ्रैक्शनल एरर, या तो फ्रैक्शन में लिखो या तो परसेंटेज में लिखो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए सब जेई मेंस में आ चुके हैं। द क्वांटिटी NH upon 2 pi QB where n is the positive numbers integers, H is the Planck constant, Q is the charge and B the magnetic field। तो इसका जो डायमेंशन है, द डायमेंशन यानी इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा आपको पता लगाना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस को निकालने का तरीका जल्दी आपको बनाना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ। चलिए, तो इसका डायमेंशन चाहिए, इस क्वेश्चन में अपन को चाहिए डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द NH अपॉन 2 पाई QB। हियर n इज द नंबर इंटीजर्स, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है डायमेंशन में। फिर 2 पाई इज मैथमेटिकल कांस्टेंट, तो n और 2 पाई को हटा दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका H अपॉन QB, यानी आपको इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन ऑफ द H अपॉन डायमेंशन ऑफ द QB, इन सब का डायमेंशन निकालना। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, जैसे आप सबको मालूम है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इज इक्वल टू H नहीं, प्लैंक रेडिएशन फार्मूला है, ओके। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है तो इस पैटर्न पे होती है, तो H इज द प्लैंक कांस्टेंट, E इज इक्वल टू न्यू, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, और न्यू का मतलब होता है 1 अपॉन टी। तो देन फाइनली द H इक्वल हो जाएगा, ये न्यू को 1 अपॉन टी रखो तो ये ET हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ द H एंड डायमेंशन ऑफ द एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ द टाइम पीरियड। और आपको मालूम है कि डायमेंशन ऑफ H निकालना, तो एनर्जी का डायमेंशन का मतलब होता है फोर्स का डायमेंशन, एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी, और ये टाइम पीरियड। तो इसका डायमेंशन कितना होगा H का, प्लैंक कांस्टेंट का होगा, फोर्स का होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का LT -2, और ये डिस्प्लेसमेंट का L। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, देखिए ये फाइनली हो जाएगा आपका m L स्क्वायर, और ये t पावर 1 है और t पावर -2 है, तो t पावर -1 आ जाएगा। क्यों का निकालना है, हमको मालूम है कि जो करंट और चार्ज में ये रिलेशन होता है,
करंट क्या होता है, Q अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू होता है आई टी। इसको फंडामेंटल यूनिट के बेस पे लिखना है, तो करंट के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर और टी के लिए टाइम, तो Q की जगह रिप्लेस करेंगे AT। एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड आप किसी से भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा पर है। तो एक फार्मूला है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड से एंटर कर रहा है, तो उस समय उस पर कितना फोर्स लगेगा, द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल Q v क्रॉस p। ये तो आपको नॉलेज होगा क्लास 12th में मैग्नेटोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये होगा, तो इसके थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए निकालिए, तो F इज इक्वल इसका क्यू वी बी होगा, तो देन B इज इक्वल टू होगा F अपॉन क्यू वी। तो B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू फोर्स, B का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मैग्नेटिक फोर्स का चाहिए, चार्ज का चाहिए और वेलोसिटी का चाहिए। फोर्स का होता है MLT-2 और चार्ज का मैं अभी बताया AT और वेलोसिटी का LT-1। अब इसको लिखिए तो आपका आ जाएगा आंसर। तो इसको 1-1.5 मिनट के अंदर ही निकाल लोगे, इससे भी कम समय लगेगा अगर आपका डायमेंशन में पकड़ अच्छी है तो। उसमें आपको केवल डायमेंशन निकालना सभी सही बन जाता होगा, बहुत ईजी टॉपिक है ये। चलिए तो कितना आ गया ये, तो यहाँ पर हमको H अपॉन क्यू बी इसी का वैल्यू पुट करना है, बाकी N अपॉन 2 पाई मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़ देंगे आप। तो H का कितना होगा, H का स्टूडेंट देखो मैं कहाँ लिखा हूँ, H का मैं मिटा दिया हूँ, लेकिन मुझे याद है H का ML2T-1। ओके, चार्ज का होगा AT और मैग्नेटिक फील्ड का भी मैं निकाला, कितना हो गया इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये L तो कर जाएगा स्टूडेंट्स, ये M आ जाएगा और ये T ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये T से T भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर बचेगा M और यहाँ पर बचेगा A, तो T-2 A-1, यही आ रहा है, ठीक कर रहे हैं हम लोग। F का MLT-2, Q का AT और वेलोसिटी का LT-1, तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर MT-2 A-1। तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए मास का मास से कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद और क्या बचेगा, ये इससे कैंसिल हो गया और क्या कैंसिल हुआ, T-2 और ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि देखो इसको मैं करके दिखा देता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। H का होगा ML2T-1, ये Q का होगा AT और B का आप लिखिए MT-2 A-1, ठीक है। तो इसको MLT फॉर्म में लिख रहा हूँ, ML2T-1, यहाँ नीचे आ रहा है M और यहाँ पर आपका आ जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा और यहाँ पर A और ये, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मास भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ जाएगा आपका L स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब होता है एरिया, L स्क्वायर का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरिया। इसको चेक कर लीजिए आप, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरिया। देख लीजिए एक बार फिर चेक कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर डायमेंशन जो निकाले उसी बेस पे होगा। तो करंट का ये हो गया और प्लैंक कांस्टेंट का ET है, ET का होता है एनर्जी का ML2T-2, हाँ ठीक है। और टाइम से करेंगे तो ML2T-1, तो सही लिखा हूँ मैं। और Q का इतना होगा और ये फोर्स का FQVT, ये AT MLT-2 AT LT-1, तो ये L ये आपका ये T से T कैंसिल हो गया और ये T-2 रहेगा, M रहेगा और ये A, ठीक है करेक्ट। तो किसका आएगा, एरिया, इसका क्या आएगा, एरिया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, इसको देखते हैं। चलिए चलिए ये क्या बोल रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स M डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विथ M+1 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज यूनिट्स D यूनिट्स द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में प्रैक्टिकल किया होगा कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स में आपने ध्यान दिया होगा कि जो
उसके जो वर्नियर्स के जो पार्ट होते हैं, वर्नियर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है, यानी वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है, वो होगा मेन स्केल रीडिंग, 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस से डिसाइड होगा कि उसका लीस्ट काउंट कितना है, यानी मिनिमम कितना वैल्यू वो मेजर कर सकता है। तो अब देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए वर्नियर कैलिपर्स m डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, किसके इक्वल है वो? m+1, यानी m+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल किसके इक्वल है? m मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? m/m+1 मेन स्केल डिवीजन। अब एक डिवीजन की वैल्यू कितना दिया हुआ? d यूनिट, तो 1 VSD। टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा? 1 मेन स्केल रीडिंग चाहिए अपन को, ये तो डिवीजन हुआ, और एक डिवीजन की वैल्यू d है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका m/m+1 इंटू d, ये होगा मेन स्केल रीडिंग। तो अब चलिए लिस्ट काउंट कैसे डिसाइड होता है? लिस्ट काउंट डिसाइड होता है 1 मेन स्केल रीडिंग। 1 मेन स्केल रीडिंग कितना है? d है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है? m/m+1 इंटू d। बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, लिस्ट काउंट निकल जाएगा, ये हो जाएगा m+1 और ये d, ये md/m+1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? md+d माइनस md/m+1, तो ये md कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा dm+1। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला जो है वर्नियर कैलिपर्स का ये है, यानी मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के डिफरेंस को ही लिस्ट काउंट के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिकल में आपने किया होगा है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो IIT मेंस में पूछे गए। जेई मेंस 2010 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है देखिए, अ वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, यानी उसका जो मिनिमम वैल्यू है मेन स्केल पर कितना? 1 mm है। इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल को मैंने 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच मैच विद द 16 मेन स्केल डिवीजन फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है? देन द फाइंड द लिस्ट काउंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसके पहले जो बनाया था सेम वैसी है। वर्नियर और स्क्रू गेज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी रहते हैं। चलिए क्या है, तो आपका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज द 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये होता है बेसिक फार्मूला वर्नियर कैलिपर्स में। वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू जो हम लीस्ट काउंट यानी मिनिमम कितनी वैल्यू को वो मेजर कर सकता है ना, उसकी जो वैल्यू है, जो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो चलिए बन गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? अब वर्नियर स्केल मार्क ऑन द, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विद द मेज, यानी 20 में वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके इक्वल है? 16 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो कितना हो गया ये आपका 4/5 मेन स्केल डिवीजन। तो यह डिवाइड करो तो 0.8। ठीक है, अब इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। ए लिस्ट काउंट तो 1 मेन स्केल डिवीजन ये कितना है? 1 mm माइनस 0.8, तो ये आ जाएगा 0.2। तो डी ऑप्शन द करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जेईई मेंस 2008 में पूछा गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, है ना, इसको ध्यान से, इसमें गलतियां भी हो सकती है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए
इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्या बोल रहा है देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, पहला दिया टॉर्क एंड वर्क, क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है क्या? फिर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, फिर बोल रहा है सी स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस एंड डी इज स्पीड, और ये जो क्वांटिटी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो आपको इस टाइप का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है नहीं है। चलिए, तो पहले अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सा इक्वल है। तो 3 इक्वल होंगे, एक इक्वल नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको फाइंड आउट करना। चलिए, टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ द फोर्स। टॉर्क की जो डेफिनेशन होता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स आर क्रॉस एफ, या लिखते हैं आर एफ साइन थीटा, ये आपको नॉलेज होगा। और उसके बाद हम क्या है, टॉर्क के बाद आपका वर्क क्या होता है ये? अच्छा, एक चीज और है कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। और वर्क क्या होता है? वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ये स्केलर है ये और ये वेक्टर है। तो इसका डायमेंशन निकालोगे तो आर का क्या होगा? एल, और फोर्स का क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। तो इसका अगर निकालोगे एम एल टू टी माइनस टू, अगर इसका भी निकालोगे तो नहीं आएगा, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का होगा एल, तो ये एम एल टी माइनस टू। इन दोनों का, तो ये दोनों का डायमेंशन सेम है, टॉर्क एंड वर्क का डायमेंशन सेम है, मतलब ये नहीं होगा। बी देखते हैं, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, मोमेंटम। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आप ध्यान से देखेंगे, अभी आप बताऊंगा। एंड प्लैंक कांस्टेंट। तो मोमेंटम तो सिंपली होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मास तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वेक्टर वेलोसिटी, तो ये इसका क्या होगा? ये सिंपल है, एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। प्लैंक कांस्टेंट का मैं निकाल के दिखाया था, प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच इक्वल टू होगा E अपॉन न्यू, और ये हो जाएगा E, और न्यू का मतलब 1 अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा तो टी ई टी। तो इसको निकाल के दिखाऊंगा तो क्या होगा? ये एनर्जी का, सॉरी, ये होगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन जो होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ द एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ द टी। डायमेंशन ऑफ द एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट लिखता हूँ एम एल टू टी माइनस टू, और ये टी, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। तो इन दोनों क्या इक्वल है क्या? यहां पर ये ठीक है, लेकिन यहां एल है और यहां पर एरिया एल स्क्वायर दे दिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, इसका अलग है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर एंगुलर मोमेंटम दिया रहता, अब इसी को मोमेंटम की जगह, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये होता है एंगुलर, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये आर क्रॉस एफ। द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। तब उस कंडीशन में प्लैंक कांस्टेंट इनका दोनों का सेम आ जाएगा। देखिए, आर और पी का मतलब होता है एम वी। अब आपको इसका डायमेंशन निकालिए, एल, तो ये होगा एम वी आर, तो ये कितना हो जाएगा? एम वी का एल टी माइनस वन, और एल तो कितना होगा? एम एल स्क्वायर माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर एंगुलर मोमेंटम नहीं दिया, मोमेंटम दैट मीन्स लीनियर लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम नहीं होता, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम लिखा रहता तो फिर दोनों का डायमेंशन सेम हो जाता है। अब देखते हैं स्ट्रेस और यंग मॉडल, आंसर तो हमारा आ गया बी, लेकिन इसको भी चेक करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज मिले। स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, ये तो दोनों एक ही चीज है, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम है। देखिए, स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस, फोर्स
स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। यही स्ट्रेस अगर किसी लिक्विड या गैस में यूज करेंगे तो स्ट्रेस की जगह हम लोग यूज करेंगे प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर स्ट्रेस सब एक ही है उसका, है ना, मीनिंग अलग अलग होता है। सॉलिड में अप्लाई करो तो स्ट्रेस बोलेंगे, अगर लिक्विड या गैस में तो उसको बोलेंगे अपन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सिंपली प्रेशर। तो ये होगा mLT-2 और एरिया का होगा L²। तो ये mL-1 T-2। यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा? जो स्ट्रेस का होगा और स्ट्रेन के रेशियो के इक्वल होगा। तो देन डायमेंशन ऑफ द यंग मॉडुलस विल बी, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है? mL-1 T-2 अभी निकाला, और इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन। स्ट्रेन इट हैज नो डायमेंशन, तो फाइनली क्या आएगा? mL-1 T-2। यानी इन दोनों का डायमेंशन भी सेम है, यानी ये इन दोनों का डायमेंशन सेम है, यानी सी आंसर भी नहीं होगा। डी पर ध्यान देते हैं। स्पीड एंड, स्पीड का क्या होता है? स्पीड यानी वेलोसिटी। स्पीड का हमेशा क्या होता है? यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्पीड का मतलब होता है स्पीड का मतलब होता है लेंथ अपॉन टाइम, तो ये होगा LT-1। यहाँ पर मास की जरूरत नहीं है, एब्सेंट होता है LT-1। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मैंने आपको इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने डिटेल बताया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन ए वैक्यूम और एयर, देन स्पीड ऑफ द लाइट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी लाइट की जो स्पीड है होती है, वो स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0। तो स्पीड ऑफ द लाइट यानी c, ये नेचर का सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है, इससे ज़्यादा स्पीड किसी का हो नहीं सकता, केवल लाइट का ही हो सकता है। तो ये स्पीड का मतलब LT-1 ही होगा, और ये किसके इक्वल है? 1/μ0ε0 पावर हाफ है, तो ये उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा? μ0ε0 ½ तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम है, इनका भी डायमेंशन सेम है, इनका भी डायमेंशन सेम है, लेकिन इसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है द फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम नहीं है, तो इसका सेम नहीं है। अगर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखा होता है तो डेफिनेटली दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ है, और भी आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। यस स्टूडेंट्स, अब आप और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट फिगर को भी जान लोगे कि जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं तो उसका राउंडिंग ऑफ करने का तरीका क्या है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसका अगर आपको डिटेल देखना है तो इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर अपन ध्यान देते हैं। A body of the mass m is equal to 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of the 5.00, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया हुआ है, नॉट ए 1, 5.00 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज द रिकॉर्डेड एस। तो इसमें से क्या आंसर होगा? ये आपका जेईई मेंस में आया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत अच्छा और बड़ा इजी है। देखिए कैसे करेंगे। आपको बोला मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी, ये ऐसा निकालते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 3.513 इंटू ये दिया है 5.00। इसका यूनिट के साथ लिखते हैं तो लिख देते हैं kg इंटू 5.0 मीटर सेकेंड इनवर्स, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है तो ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसमें कहीं भी जीरो नहीं है तो क्या हो? 1 2 3 हियर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
यहाँ पर कितना है, इंटू करना है। ये आपका हो गया 1 2 3, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कहीं ट्रेलिंग जीरोज हैं यानी पीछे जीरो लगा है तो वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। सपोज अगर यहीं पर लिखा होता 500 तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होता केवल एक, लेकिन 5.00 लिख दिया है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद तो ट्रेलिंग जीरो लास्ट में है तो ये 3 हो जाएगा, 1 2 3। यही अगर 5.0 लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, क्योंकि जो ट्रेलिंग जीरो है आफ्टर डेसिमल है तो ये कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोज हैं तो वो दीज आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए, इसमें नंबर हुए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका रूल ये है कि चाहे आप किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 17.565 ऐसा कुछ आता है, आप करके देख सकते हो कितना आएगा 17.565 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो इसका रूल क्या है, रूल है चाहे वो डिवीजन हो चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, इसका रूल है, बहुत इजी रूल है। वो क्या है कि जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है 3। तो जो आंसर होगा, इस आंसर को कहां तक राउंडिंग ऑफ करेंगे, द फाइनल रिजल्ट, या कहां तक करेंगे, राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर यहां पर 2 लिखा रहता है और यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के अकॉर्डिंगली हमारा फाइनल रिजल्ट को राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। यही रूल डिवीजन में भी है। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डेसिमल के बाद कितने फिगर्स हैं, तो डेसिमल के बाद मिनिमम फिगर जिसमें होंगे उसी फिगर के अनुसार डेसिमल के बाद उसको राउंडिंग ऑफ किया जाता है। तो मल्टीप्लाई डिवीजन में क्या होता है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें 3। तो जो फाइनल आंसर होगा कहां तक करेंगे 17.565, तो हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां तक ही करेंगे। ठीक है, इसको हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो किसी भी डिजिट को अगर आप छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो इफ एनी डिजिट टू बी ड्रॉप्ड हैज ग्रेटर देन टू 5, here 6 has greater than 6 is greater than 5, then preceding digit, उसके पहले का जो डिजिट है, then preceding digit raised by 1। तो बहुत सिंपल रूल है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 तक ही करना, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट के अनुसार ही इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। तो मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 4 है, लेकिन राउंडिंग ऑफ करेंगे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये इसका कितना आ जाएगा 17 पॉइंट। अब मैं इसको ड्रॉप किया तो ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें +1 हो जाएगा, यानी 5 में +1 करेंगे तो आएगा 6, और ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देन द फाइनल आंसर विल बी कितना हो जाएगा 7.6। तो ये है बड़ा आसान, लेकिन कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं, बहुत कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बस आपको राउंडिंग ऑफ करने का रूल मालूम होना चाहिए। तो ये वैसे भी देखो 17.56 है, तो 56 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा 17.6 या 60, तो 17.6। जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग कहाँ तक राउंड अप करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो फिर अलग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जेईई मेंस में पूछा है क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, ये है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके रूल्स कैसे हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम फिगर्स को के अकॉर्डिंगली उसको राउंडिंग ऑफ किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या होगा,
सिग्निफिकेंट जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसके बेस पे क्या आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं आप, और यूनिट डायमेंशन का जो 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं मेंस में, तो वो आपसे इजीली बन जाएगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंसेस P अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, वेयर थीटा द टेम्परेचर, वेयर अल्फा एंड बीटा इज द फिजिकल कांस्टेंट, z इज द डिस्टेंस, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर, द डायमेंशन ऑफ द बीटा। यानी हमको इस बीटा का डायमेंशन निकालना है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, बड़ा आसान है। देखो क्या है, कैसे करोगे, P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। पहले इस के थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि जो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो वो कितना होता है, एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ द इच हाफ के टी, हियर टी द टेम्परेचर। लेकिन यहां तो द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी इज डायमेंशन ऑफ द के टी, और लेकिन यहाँ टी की जगह थीटा दे दिया तो के थीटा, तो यहाँ पर के थीटा की जगह क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बस खत्म, बन गया। और e टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। अच्छा एक और दूसरी बात है कि देर इज नो डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इफ द फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट इनसाइड द मैथमेटिकल फंक्शन। अगर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उस पूरे वैल्यू का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इट हैज़ नो डायमेंशन, इट हैज़ नो डायमेंशन। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में अच्छे से समझाया, बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो यहाँ पर अल्फा जेड अपॉन ई, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी एम नॉट एल नॉट टी नॉट, दैट मीन्स 1। तो मुझे अल्फा पहले निकाल लेता हूँ, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन जेड। ई का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ द एनर्जी एंड डायमेंशन ऑफ द जेड। जेड यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और डिस्टेंस का मतलब एल, ये कैंसिल हुआ, तो अल्फा कितना हो गया, एम एल टी माइनस 2। अब हमारा आ गया, ये प्रेशर है, अब निकाल लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अल्फा का इतना आ गया, ठीक है, अल्फा का कितना आ गया, हियर डायमेंशन ऑफ द अल्फा इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2, ठीक है, इतना ही आएगा, करके देख लीजिए। अल्फा जेड अपॉन के थीटा एनर्जी इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू ई अपॉन जेड, ठीक है, इसका इक्वल टू जेड, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो ये एम एल 2 टी माइनस 2 और जेड का एल कैंसिल हो गया, एम एल टी माइनस 2, ओके। तो अल्फा का निकल गया। अब हमको बीटा का चाहिए, क्योंकि इसका तो पूरी वैल्यू है, तो मैथमेटिकल फंक्शन, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई डायमेंशन है, नंबर्स है ये, है ना, ये तो कांस्टेंट देगा ये। लेकिन इस मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन कितना होगा, अल्फा का ये होगा। इन सबको रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डायमेंशन जीरो, नो डायमेंशन आ जाएगा। तो खैर अब आप इधर चलते हैं। यहाँ पर पी का मतलब होता है प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए यहाँ निकालते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। तो बीटा का कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा अपॉन प्रेशर। तो बीटा डायमेंशन ऑफ द बीटा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ द अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ द बीटा, सॉरी डायमेंशन ऑफ द पी, नॉट बीटा, पी हियर बीटा, बीटा अल्फा एंड पी। अल्फा का भी निकाला मैं, कितना हो, एम एल टी माइनस 2, और प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए एम एल टी माइनस 2, और ये एफ का जो होगा एम एल टी माइनस 2, और ये आपका होगा एरिया, एरिया का हो जाएगा
एल स्क्वायर, तो ये इससे के पूरा कैंसिल होगा और ये होगा एल स्क्वायर। इसको लिखेंगे एम नॉट एल टू टी जीरो। ये कहाँ आ रहा है देखिए, एम नॉट, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो जो इसमें दो क्वेश्चन डिस्कस किया, तो पहला जो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है और सेकंड क्वेश्चन तो आपका डायमेंशनल मेथड से रिलेटेड है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसको नोट कर सकते हैं आप। यस स्टूडेंट्स, अब जेई मेंस 2011 का जो स्क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, काफी लंबा लग रहा है लेकिन आपसे बन जाएगा। देखिए पढ़िए इसको। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉल टू बी द डिटरमाइंड बाय एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज whose pitch 0.5, यानी पिच दिया हुआ है, पिच इज गिवन, पिच है आपका 0.5 mm। ओके, ठीक है, ये पिच दिया हुआ है। एंड देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, उसमें कितने डिवीजन दिए हुए हैं, 50 डिवीजन। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज द 2, मेन स्केल रीडिंग हुआ, मेन स्केल रीडिंग हुआ, ये आपका हो गया 2.5 mm, 2.5 mm। ओके, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन, ठीक है। इफ द मेजर्ड मास ऑफ द बॉल हैज अ रिलेटिव एरर टू, यानी मास का जो रिलेटिव डेल एम अपॉन एम परसेंटेज दिया हुआ है 2%, तो आपको क्या निकालना है, देन द फाइंड द रिलेटिव परसेंटेज इन द डेंसिटी, यानी वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, डायमीटर निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, हाँ, ये क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कर लेते, क्या बोल रहा है देखो। हाँ, तो इसका कैसे निकालेंगे डायमीटर, तो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। मास, वॉल्यूम का मतलब होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां पर क्या दिया है 2r इक्वल टू डायामीटर दिया है, तो r इक्वल टू d/2, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू मास अपॉन 4/3 पाई, r की जगह क्या लिखेंगे d/2 पावर 3, तो ये हो जाएगा मास और ये हो गया 4/3 पाई d पावर 3 अपॉन 8, तो ये कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, तो रो इक्वल टू हो गया m अपॉन, ये कांस्टेंट को छोड़कर d क्यूब लिखते हैं, बाकी कांस्टेंट का कोई यूज नहीं है डायमेंशन में। अब फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, तो ये चाहिए, तो क्या दिया है डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 और डेल m, स्मॉल या कैपिटल जैसे भी लिखना है, स्मॉल m में लिख दिया, यहाँ स्मॉल m लिखा हूँ तो स्मॉल m लिख दीजिए, अपॉन m, ये फ्रैक्शनल एरर इन, सॉरी परसेंटेज एरर इन मास, प्लस ये क्या होगा 3 परसेंटेज एरर इन डायामीटर, तो ये बन गया आपका। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी यहाँ कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2% तो ऑलरेडी दिया, प्लस 3, ये बस ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके लिए फॉर्मूला बनाओगे डेंसिटी के लिए। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास आपका मालूम है वॉल्यूम, लेकिन यहाँ हमको डायमीटर के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है, तो डायमीटर यानी d/2, तो यहाँ रखोगे तो ये बनेगा, कांस्टेंट को छोड़ के हम लिखेंगे तो रो इज इक्वल टू m अपॉन d पावर क्यूब। इसको अगर अपन लिखेंगे तो क्या है, द फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी इज द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ मास प्लस, क्योंकि एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर ऑफ द डायमीटर। अब यहाँ पर लिखना है, उसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत सिंपल है। अब इसको छोड़ के ये ऊपर मिटा देता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसको देख के अंदाजा लग रहा है, इसमें जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ होगा, क्योंकि इसमें जो भी आएगा प्लस समथिंग आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ए बी तो होगा नहीं, जो भी होगा 3.1 इसके बीच में होगा। देखिए क्या हुआ, अब देखिए आपको स्क्रू गेज के बारे में बात करते हैं। स्क्रू गेज का रीडिंग क्या होता है, स्क्रू गेज इसमें होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग,
और उसका लीस्ट काउंट, यही है फॉर्मूला। तो मेन स्केल रीडिंग 2.5 दिया स्टूडेंट्स, सॉरी 2.5 दिया ना, ओके 2.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ देखिए, सर्कुलर स्केल 20, ये सर्कुलर 20। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 50। तो फिर से लिख रहा हूं 2.5 प्लस 20 और पिच आपका कितना दिया हुआ है, पिच हियर पिच इज गिवन, पिच कितना दिया देखिए, पिच दिया 0.5, ये हो गया 0.5 अपॉन 50। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायामीटर जो आएगा, मीन डायामीटर का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 2.70 mm। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो, ये ऑलरेडी दिया हुआ केवल यही निकालना है, तो डी निकल गया। अब अनसर्टेनिटी इन डी निकालना है। अनसर्टेनिटी इन डी कैसे निकालोगे, वो देखिए, इसको 2.7 आ गया तो यहाँ लिख देता हूँ डी इज 2.7 mm, ये हमारा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, अनसर्टेनिटी इन डी, एरर इन डी, इसमें निकालते हैं। चलिए, तो ये आ गया आपका 2.70 आ गया। अब देखिए इसके बाद आपका आएगा, हाँ अब चलिए, जो इंस्ट्रूमेंट इसका पिच कितना है, पिच सॉरी लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए सर्कुलर स्केल, तो पिच कितना है इसका, पिच यानी जब किसी स्क्रू गेज को जब आप पूरा घुमाते हो, एक पूरा रिवॉल्व करते हो, तो वो अपने मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको बोलते हैं पिच। उसी से उसका लिस्ट काउंट डिसाइड होता है। 0.5 दिया हुआ है, 0.5 एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो कितना हो जाएगा, ये अगर इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.01 mm। तो जो मैंने डायमीटर जो ट्रू वैल्यू निकाला है, जो मीन वैल्यू निकाला है, इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, क्या लिखोगे, मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटीज या मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डी, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा डी हो जाएगा 0.01, इससे नीचे होगा नहीं, यानी इसका जितना लिस्ट काउंट होगा वही उसका मैक्सिमम, यानी डायामीटर में इससे नीचे आपका क्या होगा, एरर नहीं आएगा, यानी मैक्सिमम एरर इतना ही होगा। तो आपका डेल्टा टी निकल गया, तो अब आप रखिए स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ डेल्टा टी लिख देता हूँ, डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन डायामीटर या एब्सोल्यूट एरर इन डी, ये होगा 0.01 mm। अब आपका आंसर आ गया। क्या होगा आंसर, देखिए, इसको आपने नोट कर लिया। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा, फाइनल आंसर ये होगा, तो फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज फ्रैक्शनल एरर इन मास, फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन डायामीटर। तो देन फाइनल आंसर ये तो ऑलरेडी दिया हुआ 2%, फिर प्लस 3 और ये कितना आ गया स्टूडेंट, डेल्टा टी 0.01 दिया और डी कितना दिया है 2.70, या यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.1 आएगा स्टूडेंट्स, करके देख लेना। तो देन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको आईआईटी मेंस में आए कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया, केवल एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन मेंस में आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसके बारे में समझ है कि नहीं। जैसे डायमेंशन मेजरमेंट में एक क्वेश्चन तो डायमेंशन से आता है और दूसरा एरर वाले पार्ट से आता है। तो एरर वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन केयरफुली पढ़ना पड़ता है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऑलरेडी मैंने इससे रिलेटेड 6-7 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं। और एक खास बात कि अगर आपको ये
ये वीडियो आपको पसंद आया, यानी इसमें जो फीस का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा है वो आपको अच्छा लगता है, तो मैं चाहूँगा कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने जैसे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में बात करेंगे और उसका फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल्स में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कुछ नई बातें बताऊंगा। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।